हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे BPCC 131 फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी। हमने पिछले वीडियो में हमने यूनिट 1 कवर किया था। आज हम यूनिट 2 कवर करेंगे, ब्लॉक 2 का सेंसेशन एंड परसेप्शंस। अब इसमें हमारे टोटल जो टॉपिक्स हैं वो 12 टॉपिक्स हैं जो आज हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। ठीक है, हम डीपली एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे बट एक ओवरव्यू ले लेंगे जिससे कि आपको टॉपिक के बारे में समझ में आ जाएगा कि कैसे, मतलब कैसा टॉपिक है और उसके बारे में हमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। एक वो आइडिया आपको मिल जाएगा तो आप खुद से उसको लिख पाओगे अच्छे से। तो हम वो ओवरव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंसेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सेंसेशन हमारी एक अवेयरनेस, हमें मतलब जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में हमें अवेयर कराता है कि हम मतलब कैसे अपने ऑर्गन्स को, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, चीज़ों को टच कर पाते हैं। स्किन को जब हम टच करते हैं, किसी को टच करते हैं तो उसकी फीलिंग्स वगैरह हमारे अंदर आती है, हम उनके रिलेटेड हमारी जो फीलिंग्स होती है वो आती है। और जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें पता चलता है। तो वो कुछ ऐसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो हमें अवेयर कराते हैं कि एक्चुअल में उस चीज़ का क्या मतलब है और वो क्या यूज़ होती है। ठीक है, तो अगर हम सेंसेशन के बारे में स्टडी करें तो वो रिलेट करता है हमारे ऑर्गेनिज्म और फिज़िकल एनवायरनमेंट पे, क्योंकि वो अलग अलग फोकस करता है हमारे सेंसरी पे, जिससे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो रजिस्टर्ड करते हैं एंड उनका रिज़ल्ट निकलता है। जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि अगर हम कोई खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो हम जब उसको स्मेल करते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि वो कितना टेस्टी होगा। या अगर उसमें इतनी अच्छी खुशबू नहीं आ रही है तो हमें लगेगा कि नहीं, लग रहा है शायद इतना टेस्ट नहीं होगा। तो वो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में वो हमें एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि खाना कैसा होगा। तो ये हमारे ऑर्गन्स हमें इन्फॉर्म करते, हमें अवेयर करते हैं। ऐसे ही हमारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हमारे जो ऑर्गेनिज़म के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं। फिज़िकल एनवायरनमेंट के प्रेजेंस में स्टिमुलस कुछ चेंजेस लेके आते हैं। जैसे भी कुछ भी अगर होता है तो उसमें हमारे फिज़िकल एनवायरनमेंट, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में, तो हमारी बॉडी से हम कुछ चेंजेस करते हैं या हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है या हम कुछ बातें चेंज हो जाती है, तो वो सब होता है। और हमारी नॉलेज भी कंस्ट्रक्टिव होती रहती है रॉ मटेरियल के ऊपर, और हमारे कुछ जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनके बिना किसी मीनिंग के भी हम कुछ कॉन्टेक्ट्स ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ह्यूमन सेंस एंड फिज़िकल एनर्जी। अब जो हमारे ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स, जैसे आइज़, ईयर, स्किन, नोज़, टोंग, ये हमारे सब हमें एक आइडिया देते हैं कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं, कैसे लाइट है, क्या गर्मी है, क्या ज़्यादा है। ये सारे हमारे ह्यूमन सेंस होते हैं जो हमें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फिज़िकल एनर्जी हमारी क्या है ना, वो हमें ये चीज़ कराते हैं कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसा स्मेल है, मतलब कैसे स्मेल आ रही है, क्या टेस्ट है। फिज़िकल एनर्जी में क्या है ना कि वो हमें हम ये देख सकते हैं ये कैसी लाइट है, कैसा साउंड हो रहा है, कितनी गर्मी है, किसी चीज़ को टच करना, उसको देखना, उसके पार्ट्स को हटा के लगा के वो सारे करना, ये हमारे फिज़िकल एनर्जी में आते हैं। और ह्यूमन सेंस का तो हमें पता ही है। सेकंड आता है प्रोसेस ऑफ सेंसेशन। अब जो हमारी फिज़िकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स करती है जब हमारे ये सारे इस सेल्स को स्पेशलाइज्ड जब हम करते हैं तो ट्रांजिशंस होता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिव ट्रेवल करता है सेंस ऑर्गन से एक फाइबर तक, जिसमें हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा फाइबर नर्व होता है एंड फाइनली उसके बाद हमारा एक कैरिबल कोर्टेक्स होता है। ये सारा जो प्रोसेस होता है सेंसेशन के अंदर होता है, ये डायरेक्ट हमारा
ट्रांसमिशन होता है हमारा क्रिएबल क्वार्टर्स से, मतलब ये डायरेक्ट इसी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक था सेंसेशन, वो हमारा ये था। अब हम दूसरा टॉपिक आवर सेंस। अब सेंस वही है हमारे जो हमने अभी लाइक एक ओवरव्यू लिया था, वो यहाँ पे थोड़ा सा डीपली यहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। कि पहला आता है विजन, जिसमें हम आइज़ के थ्रू लाइक हर एक चीज़ को देखते हैं दुनिया में, पूरे वर्ल्ड को हम देख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइक सारी चीज़ें हम हर एक एक्टिविटीज़ अपनी आँखों से देख सकते हैं। किसी को इशारे भी लाइक मतलब ओवरऑल ये है कि हम पूरे वर्ल्ड को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हियरिंग। अब उसके बाद कुछ सुनना हो, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो तो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, लाउड भी हो सकती है, कभी साउंड कम भी हो सकती है, कभी तेज़ भी हो सकती है। लाइक इस सारी तरह की आवाज़ आपको मेरी सुनाई देती है। उसके बाद आता है स्मेल। अब स्मेल का क्या है ना कि स्मेल से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि जिससे कि हम एक जैसे कि खा मतलब हम जैसे कई बार मेरे साथ होता है, जैसे मैं घर पे हूँ और कई पड़ोस में या फिर आसपास में कुछ टेस्टी सा खाना बन रहा हो, जैसे पकोड़े या फिर पूरी या फिर कुछ और टेस्टी खाना बन रहा हो, तो उसकी जो स्मेल है ना वो मुझे जब आती है तो मुझे आइडिया मिल जाता है कि हाँ आई गेस किसी ने कुछ टेस्टी खाना बनाया है। तो वो एक इन्फॉर्मेशन हमें स्मेल से प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, फिर टेस्ट। अब टेस्ट का क्या है ना कि वो स्मेल से ही रिलेटेड है। जब कोई भी हमारे मतलब हमें कुछ टेस्टी सा खाना खिलाता है, या मतलब जब हम कुछ भी टेस्ट करते हैं लाइक हमारी टंग से जब हम कुछ भी टेस्ट करते हैं ना, तो उससे हमें पूरा आइडिया मिल जाता है कि वो कैसा है टेस्ट में। लाइक गंदा है, अच्छा है, नमक ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा है, मसाला ज़्यादा है या क्या है क्या नहीं, वो हर एक चीज़ हमें पता चल जाती है। फिर स्किन सेंस। अब स्किन सेंस का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। इसमें भी हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमें प्रेशर हो रहा है हमारे हाथ से, कहाँ पे हमें गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, पेन हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें स्किन सेंस से हमें पता चलती है। और कौन हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें टच करने की कोशिश कर रहा है, वो भी हमें अपनी स्किन के उससे हमें पता चल जाता है। तो ये सारे थे। फिर आता है कैनेस्टिक सेंस। अब ये इंफॉर्मेशन हमें बताता है कि कौन सी मसल्स हमें मतलब ये हमारी मसल्स एंड फिंगर्स वगैरह इन सब से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ये जो सेंस है ना, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कौन से बॉडी पार्ट हमारा लोकेशन कर रहा है, लाइक कौन से मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है किसी बॉडी पार्ट में। लाइक हमारा मतलब कौन सा मूवमेंट हो रहा है, कोई सा दर्द तो नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट तो नहीं कर रहा है। तो वो सारे इंफॉर्मेशन हमें कैनेस्टिक सेंस से हमें पता चलती है। उसके बाद हमारा आता है परसेप्शन, नेचर एंड स्कोप। अब हमें परसेप्शन के बारे में पढ़ना है कि ये क्या है। तो ये हमारा एज अ लुक हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं वर्ल्ड में। लाइक हम हर एक चीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हैं जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसमें जो भी इनकमिंग इंफॉर्मेशन है वो हम अटेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सेलेक्टिव ही इंफॉर्मेशंस के ऊपर फोकस करता है और उसी को देखने की कोशिश करता है। तो इसमें ना मतलब जो अननेसेसरी सेंसरी इंफॉर्मेशन हो गई, ब्लॉक्स हो गई, ये सारे नहीं करता है। इन सब पे हमारी हेल्प कराने में हमारी हेल्प करता है कि हमें कौन सी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हमें फोकस करना चाहिए, क्या हमें सबसे ज़्यादा उस पर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। तो इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला आता है सिलेक्शन, जिसमें हम हमारा जो ब्रेन है वो हमारे लिमिटेड कैपेसिटी को ही एज्यूम करता है, जिसमें हमें कौन से स्टिमुलस हमारे चेंजेस हो रहे हैं, फिज़िकल एंड बिहेवियर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन से हमें इग्नोर करना है, कौन से हमें सेलेक्ट करना है। ये सारा हम प्रोसेस सिलेक्शन वाले स्टेज पे करते हैं। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हम अरेंज करते हैं मेंटली जो भी जैसे कि एक पैटर्न होता है कि ये मीनिंगफुल पैटर्न है, मतलब फर्स्ट पे ये मीनिंग रहेगा, सेकंड पे ये रहेगा, थर्ड पे ये रहेगा, फोर्थ पे ये रहेगा। लाइक उसके अकॉर्डिंग हम उनको अरेंज करते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि कैसा हमारा
मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंज नहीं हो रहा है, वो सब हमें पता चल सके। फिर उस पर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्योंकि हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फिर उस पर जो एक्सेप्टेशंस होती हैं, नीड्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, ये सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। वो अलग अलग तरीके से और डिफरेंट इंडिविजुअल्स के होते हैं, मतलब हर एक व्यक्ति का अलग तरीका होता है उसको इंटरप्रेट करने का, तो वो अलग तरीका होता है। तो ये हमारे 3 स्टेजेस होते हैं परसेप्शंस के। फिर उसके बाद थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू परसेप्शन। अब इसको 2 सेपरेट थ्योरेटिकल अप्रोच में हम इसको देखेंगे, जो कि साइकोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया था। और इसका सबसे पहले टॉप डाउन प्रोसेसिंग अप्रोच और बॉटम अप प्रोसेसिंग अप्रोच। अब बॉटम अप प्रोसेसिंग में क्या है ना, सबसे पहले आता है प्रोसेसिंग ऑफ रिसेप्शन इज़ डायरेक्ट, जो कि हम डायरेक्ट करते हैं। फिर डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसेस को कर रहे हैं कि उसके जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो सफिशेंट है या नहीं है, मीनिंगफुल है या नहीं है, वो सारे, और क्या उसमें एक्सपीरियंस उसको हुआ है नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है जेम्स जे जी जिप्सन 1966 में उन्होंने बताया कि वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट ऑफ हिज व्यूज़, मतलब जो भी आप सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो चीज़ों को, वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग हमारा पॉइंट हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद टॉप डाउन प्रोसेसिंग में क्या है ना, कि हम इसमें इनडायरेक्टली हम करते हैं, और इसमें जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है वो उसके डिपेंड होता है कि जो भी इंफॉर्मेशंस है आप ले रहे हो, वो उस इंफॉर्मेशन के लिए काफ़ी है या नहीं है, ये सारा। और जो आप फील कर रहे हो, लाइक उसको इंटरप्रेट करने के बाद फिर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो ज़रूरी है, मतलब एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। उसके बाद हमारा इसमें सबसे ज़्यादा जिसका सबसे ज़्यादा व्यू रहा है वो रिचार्ड ग्रोई 1970 का ही, उन्होंने 1970 में रिचार्ड का रहा था, और उसमें हमारा जेम्स का रहा था। तो जो टॉप डाउन प्रोसेसिंग है ना, वो हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है फीचर्स पे, और बॉटम अप प्रोसेसिंग में एनालाइज किया जाता है स्मॉलर फीचर्स को, जिससे कि हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पिक्चर को कम्प्लीटली। ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉ ऑफ परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशनल जेस्टल प्रिंसिपल। अब जेस्टल प्रिंसिपल्स को हम देखते हैं कि क्या है। जेस्टल साइकोलॉजी हमारा एक जो ये एक हमारे साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने बहुत सारे लाइक हमें स्टिमुलस के बारे में समझाया है कि कैसे उनका इन्वॉल्वमेंट्स है, मतलब कैसे प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस के, कैसे हमें उनको लाइक इकट्ठा रखना, लाइक उन्होंने ऐसे बहुत सारे लॉ, मतलब प्रिंसिपल ऑफ लॉ हमें दिए हैं, जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हमें जो स्टिमुलस होते हैं छोटे छोटे यूनिट स्मॉलर में, कैसे हमें उन्हें प्रिसिप करना है, कैसे एक पर्टिकुलर पैटर्न रखना है, क्या करना है, वो सारे जो जितने भी लॉ होते हैं लाइक एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, वो सारे हमें एक्सप्लेन किए गए हैं बेटर तरीके से। जैसे कि लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी, लॉ ऑफ गुड फिंगर, लॉ ऑफ प्रैंगिंग, लॉ ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ कंटिन्यूशन, लॉ ऑफ कॉमन फिट, लॉ ऑफ क्लोजर और लॉ ऑफ सिमिलरिटी। ये सारे ऐसे लॉ हैं जिनमें अलग अलग तरीके से हमें समझाया गया है कि कैसे हमें रिलेशनशिप फ्रेमवर्क को कैसे रखना है, कैसे हमें एक कॉमन फिट को लाइक हम रख सकते हैं। लाइक ये सारे ऐसे लॉ हैं इन्होंने बनाए हैं, जिससे हम अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें लाइक छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें किस तरीके से काम करना है, और हमारे जो रिलेटिव्स है, जो भी हम काम करते हैं उससे रिलेटेड हमें कैसे एक्सप्लेन करना है, और हमें खुद पे कैसे कंट्रोल एंड सारी चीज़ों को ध्यान रखना। लाइक एक होता है ना कि ये चीज़ें आप कर सकते हो बट नहीं करना है, कंट्रोल करना है, वो सब चीज़ें हमें समझाई गई है। ठीक है। फिर उसके बाद है फैक्टर्स इफेक्टिंग परसेप्शन। कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो सेट किए जाते हैं, जैसे कि आपका एटीट्यूड्स,
नीड्स और ये सारे वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं कि सबसे पहला आता है इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन और नीड एंड सेट अस अ परसेप्शनल डिटरमिनर्स। अब मोटिवेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है हर एक चीज़ में, मतलब आप सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल सकते कि साइकोलॉजी उसमें इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, मतलब मोटिवेशन हमारे हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब हर एक चीज़ में हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है और हर एक चीज़ में वो एक अलग ही रोल प्ले करता है। तो ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जब आप हंग्री हो तो आप एक फूड, मतलब खाने की तरफ ज़्यादा अटैच होते हो। अभी जैसे मुझे भूख लग रही है तो मेरे को ये लगेगा, अगर मेरे को थोड़ी सी भी स्मेल आती है किसी चीज़ की खाने से रिलेटेड, ठीक है, तो मेरा ध्यान उसी की तरफ जाएगा और मैं उसी की तरफ भागे जाऊँगी। तो ये ईज़िली होता है किसी भी चीज़ के ऑब्ज़र्व करने की, लाइक मतलब अगर आप भूख लगी है तो आप उसी की तरफ जाओगे। फिर सेकंड पॉइंट आता है इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेप्टेशंस एंड परसेप्शन एक्सेप्टेंसी। अब जो ये है इसमें क्या है ना कि जैसे आप रीड कर सकते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे हमें बताया गया है 13, जैसे कि एक कंडीशन हमें दी गई है कि जिसमें हम एम्बिनियस फिगर है हमारा 13, ये हमें एक नंबर दिया गया है। तो 13 को हमें ना, लाइक जैसे अगर हम इसको देखें 12, 13, 14, जो आपका 13 नंबर है, मतलब आपकी एक्सेप्टेशंस क्या है, ये 13 नंबर है। बट हम इसको अगर किसी दूसरे तरीके से देखें तो ये बी भी लग रहा है हमें, जो ABC लाइक बी फॉर बॉल, वो भी हमें लग रहा है। तो एक ये है कि हम, ये हमारी ना एक्सेप्टेशंस के ऊपर डिपेंड होता है कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हो। आप 13 देखना चाह रहे हो या उसको बी देखना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही यहाँ पे ये कंडीशन दिखाई गई है कि ये बोथ कंडीशन हमारी है स्टिमुलेशन, लेकिन ये तब ही इंटरप्रेट हो सकती है जब सामने वाले की एक्सेप्टेशन क्या है, उसी की वजह से वो इंटरप्रेट हो सकती है। लाइक अगर आप 13 देखना चाह रहे हो तो आपको 13 दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको बी देखना चाह रहे हो तो ये आपको बी दिखेगा। तो ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ इमोशंस जो ना वो हैम्पर, मतलब कोई भी हैम्पर परसेप्शन नहीं होते हैं हमेशा। अगर हम स्टडी के अकॉर्डिंग हम बताएं तो ये एक, हम अपने इमोशंस वगैरह को छुपाते हैं किसी भी चीज़ में, लाइक रिलेटेड में। तो हमारा जो इमोशंस होते हैं ना वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही बाहर आते हैं। जब भी हम कोई परफॉर्मेंस हो गई या फिर कुछ भी होता है तो हमारे जो इमोशंस हैं ना तभी हमारे बाहर निकल के, लाइक ऐसे ही हम मतलब कभी भी कहीं पे भी अपने इमोशंस वगैरह नहीं दिखाते हैं, वो बहुत इररिलेवेंट रह जाता है, ठीक है। तो इफ़ेक्ट ऑफ स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक्स, अब यहाँ पे हमें क्या है ना कि अगर आप किस तरीके से साउंड कर रहे हो, टेस्ट, लुक, फील, ये सब है ना हमारा डिफरेंट होता है। अगर हम साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो मतलब हम कोई भी सर्वाइवल, लाइक हम ये दे सकते हैं कि जो भी हमारा कैरेक्टर है वो हमारे, मतलब हम किस तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं, उनकी सुनते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा ह्यूमन को ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प कराता है कि वो कैसे डेंजर है, क्योंकि एक इंसान का कैसा कैरेक्टर है वो हमें टाइम के साथ ही पता चलता है, राइट। तो वो है। फिर आता है एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो जब हमारे बहुत सारे, मतलब एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस भी हमारा ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। क्योंकि जो चीज़ हमें ना जो हमने पीछे पास्ट में जो हमने एक्सपीरियंस करा है वो सेम चीज़ अगर हम फ्यूचर में करते हैं या प्रेजेंट में करते हैं तो उसमें ना हम और भी बेटर तरीके से उस चीज़ को हैंडल करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमने पहले भी फेस की हुई है सिचुएशन को, उस वजह से, ठीक है। फिर आता है इफ़ेक्ट ऑफ कल्चर। अब कल्चर का भी ये है कि इंडिया में बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारी चीज़ें होती है, अलग अलग तरीके से लोगों के जो स्ट्रक्चर है, मतलब कल्चर है, तो उसमें क्या है ना कि अलग अलग तरीके की चीज़ें हो गई, किसी के रूल्स अलग है, किसी के जेस्टर्स अलग है, मतलब हर एक चीज़ में कल्चर चेंज है हमारा। अब बात आती है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम परसेप्शन को हम डीप में पढ़ेंगे। तो
डेप्थ परसेप्शन रेफर करता है विजुअल एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन थ्री डायमेंशन एंड थर्स अनेबल एज टू जज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम डेप्थ परसेप्शन को प्रेफर करते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो एक विजुअल एबिलिटी होती है जिससे हम वर्ल्ड को तीन डायमेंशन में हम उसको देखते हैं, उसको जज करना एंड उसको देखना। मतलब कोई उसका डेप्थ परसेप्शन नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आप रोड पे चल रहे हो या ड्राइव कर रहे हो या चला रहे हो। तो ये जो एबिलिटी है वो प्रेजेंट एट द बर्थ नहीं है, ये डेवलप एवरी ईयर इन एज। जैसा कि हमने सुना भी होगा ना कि हम कोई भी चीज़ अगर हम जब हम पैदा होते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं होती है कि हम कोई भी चीज़ को जज कर सके, उसको हम देख सके, या फिर मतलब एक ये होता है कि हमारे जब तक हम मतलब कोई हर एक चीज़ का ना एक टाइम होता है, एज के साथ हर एक चीज़ डेवलप होती जाती है। ठीक है। इसमें हमारा सबसे पहला जो हमने देखा था, जो डेमिनेशन होते तीन, वो आता है मोनोकुलर क्यूज़, जिसमें हमारे रिलेटिव साइज़ हो गया, टेस्टर ग्रेटिन हो गया, ये सारे हमारे मोनोकुलर क्यूज़ है। फिर उसके बाद बाइनोक्यूलर क्यूज़ आता है, ये हमारे होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मोमेंट परसेप्शन। मोमेंट परसेप्शन एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे कि हमें ना किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना, उसकी स्पीड, उसकी डायरेक्शन, हम वो सब जज कर सकते हैं, वो हमारे अंदर एबिलिटी होती है। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर करना है या फिर हम जब टायर्ड होते हैं किसी क्वेश्चन के आंसर करने से, तो हम कुछ 4 फैक्टर्स होते हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि रेनिटल मोशन, मोशन आफ्टर इफेक्ट और इंट्रोड्यूस मूवमेंट, और लास्ट आता है अपेरेंट मूवमेंट। ये ऐसे हैं जो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स को या फिर इमेज को देखने में, समझने में, किस तरीके से हमें ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन देना है, मूव करना है, किस तरीके से हम स्मॉल स्टेशनरी चीज़ों को भी हमारी बॉडी से रिलेटेड भी हम उन्हें कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं, कैसे हमारी बॉडी लार्ज हम जो हमारी बॉडी लार्ज होती है तो उसके अपोजिट में कौन से डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, वो सारे कौन कौन से स्मॉलर बॉडी पार्ट्स को हमें प्रिसीव्ड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें इन 4 मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें पता चलते हैं। फिर उसके बाद आता है साइज़ परसेप्शन। अब साइज़ परसेप्शन में हमारी हेल्प करते हैं जैसे कि साइज़ डिस्टेंस इनवेरिएंस हाइपोथेसिस, जिसे हम SDIH के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है ना कि हम इंफॉर्मेशन हम जो है डिस्टेंस के वो हम अवेलेबल हमारे पास अवेलेबल नहीं होती हैं किसी भी विजुअल साइज़ को चेक आउट करने के लिए। इसको हम सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग ही रिलेशनशिप को हम चेक कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं सामने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद फेमिलर साइज थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये सिर्फ आपके साइज़ से रिलेटेड आपको जज नहीं कराती बल्कि आपके डिस्टेंस और डेप्थ दोनों चीज़ों से चेंजेस जो होते हैं उन्हें हमें समझाने में हमें हेल्प करती है। और हमारा जो ब्रेन है जो इंफॉर्मेशन यूज़ करता है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही हम एक्चुअल साइज़ और डिस्टेंस और डेप्थ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है थ्योरी ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन। इसका कोई डायरेक्ट वो नहीं होता है प्रेजेंटेशन कि हम साइज़ का निकाल सके या वो कर सके। हम साइज़ और जो डिस्टेंस है उसको हम परसीव कर सकते हैं इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। और प्रिसिव्ड साइज़ और प्रिसिव्ड डिस्टेंस हम जब तक हम कैजुअली लिंक नहीं कर सकते हैं, जब तक हम मेडिकेट नहीं कर सके, जब तक इंफॉर्मेशन को हम कंबाइन नहीं कर देते हैं तब तक। ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है एरर इन परसेप्शन इलनेस। तो ये जो प्रोसेस है ये कैपेबल होता है हमारा रॉन्ग और मिसयूज्ड पे। जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन गलत मिलती है या फिर हमें सही नहीं मिलती है तो उसमें क्या है ना कि उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोसेस को कैपेबल नहीं कर पाते हैं।
अब जैसे कि इसमें डिफ़ाइन किया गया है कि जो भी कोई भी प्रोसेस होता है डिस्टोरेशन लीडिंग मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस का, तो उसको कैसे लोग उसको उसके बारे में सोचते हैं, फिर उसके बाद उसको रिलेट करते हैं डिफरेंट तरीके से, क्योंकि डिफरेंट तरीके से भी चेकआउट करना बहुत ज़रूरी हो। जैसे इसके 4 तरीके होते हैं, मोरले, पोंजो, पॉग, गैंडोरफ एंड एमिस रूम और मून। ये आपके 4 पॉइंट्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिलेट करके समझ सकते हो। तो ये था ओवरऑल आपका यूनिट 2 एंड होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके बता देना, हम आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। एंड फिर भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट में या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता देना। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।